जय हिंद। तो देखिए हम कर रहे थे संविधान, ठीक है। और संविधान में मैंने 2 लेक्चर बनाए थे, जिसमें हमने सबसे पहले समझा था कि 1773 से 1947 तक आते आते संविधान को बनाने में हमें किन किन एक्टों की पृष्ठभूमिका से जो हो तो मदद मिलती है, ठीक है। तो संविधान की पृष्ठभूमिका तैयार होती है पहले से, ठीक है। उसमें कुछ जो नियम कानून है तो संविधान को बनाने में उनका प्रयोग किया गया है, उन्हें शामिल किया गया है। तो इसलिए हमने सबसे पहले पढ़ा 1773 से 1947 तक जो लगातार हमारे ब्रिटिश संसद से कानून पारित हो रहे थे, चार्टर एक्ट आ रहे थे, और उनका क्या प्रभाव पड़ा हमारे संविधान पर, तो ये हम पढ़े हैं, ठीक है। और दोनों लेक्चर में हमने कवर किया है वो पूरा सेशन। तो आज हम यहाँ से हमारा मुख्य रूप से संविधान चालू होगा। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि किन किन बातों का प्रभाव पड़ा है संविधान में हमारे, ठीक है। तो आज हम यहाँ से अपना संविधान पढ़ना चालू करेंगे, और वो लेक्चर भी आप देखेंगे। उसके पहले मैं कुछ 2 4 6 क्वेश्चन जरूर उसके आपके सामने रख देता हूँ, ठीक है। तो जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा था उसमें कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ठीक है। फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया था। फिर 1793 का एक चार्टर एक्ट आया था। तो जो चार्टर एक्ट होते हैं तो वो हर 20-20 वर्ष में आते हैं। मैंने बताया था कि जो चार्टर का अर्थ होता है, चार्टर का अर्थ होता है अधिकार पत्र। तो ब्रिटिश की संसद से कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को हर 20 वर्ष के लिए अधिकार दे दिया जाता था, अधिकार बढ़ा दिया जाता था कि 20 वर्ष आपको भारत में व्यापार करने का एकाधिकार और बढ़ाया जाता है, ठीक है। एकाधिकार का मतलब कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अकेले भारत में, ब्रिटेन की अकेली कंपनी थी जो भारत में व्यापार कर रही थी। उसके अलावा और कोई भी कंपनी नहीं थी ब्रिटेन की, ठीक है। तो यहाँ से 1773, 1793, ये जो बीच बीच में एक्ट आ रहे हैं तो इनको थोड़ा सा याद करने में आपको कंफ्यूजन होगी। लेकिन 1793 से 1773 से 1793 आता है। इसके बाद फिर देखिएगा 1813 में, फिर 1833 में, फिर 1853 में, और फिर इसके बाद 1857 की क्रांति हो जाती है। तो 1858 में भी एक अधिनियम हमारा आता है, ठीक है। कुछ जो इम्पोर्टेंट नहीं है उनको हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है। जैसे एक यहाँ पे आता है 1861 का, तो इसको आपको देखना नहीं है। फिर यहाँ पे आता है हमारा 1800, यहाँ से जो हमारा मुख्य रूप से फिर इम्पोर्टेंट है हमारा एक है 1919 का। कौन? 1919 का और 1909 का, और इसके बाद फिर आएगा हमारा 1919 का। फिर आता है हमारा 1935 का, और इसके बाद आता है हमारा 1947 का, ठीक है। भारत स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है। ये हमारा हो गया, ये भारत शासन अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, और इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड और इसको मार्ले मिंटो, और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मैंने नहीं करवाया। यहाँ से क्या आता है, जो हमारा 1858 का, 1857 की क्रांति के बाद जो हमारे ये एक्ट आता है, ठीक है, इसे भी मैंने नहीं पढ़ाया। 1833 का ये हमारा मुख्य रूप से आता है जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था तो पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे एकाधिकार को सीमित किया जाता है 1813 वाले में, ठीक है। और यहाँ पे 1793 में भी जो तो कुछ चीज़ों को सीमित किया जाता है। और यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? पिट्स इंडिया एक्ट। क्या बोलते हैं? पिट्स इंडिया एक्ट। और ये पहला रेगुलेटिंग एक्ट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुछ चीज़ें देखी थी। अब मैं यहाँ पे ज़्यादा आपको बताने का प्रयास नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ से मैं देने वाला हूँ क्वेश्चन आपको, ठीक है, कुछ चीज़ें। तो मैंने यहाँ पे डेट इसलिए बता दी ताकि ये याद हो जाए इजीली। 1793 से 1773 से 1793, फिर 1813, 1833, 1853, और इधर आप देखेंगे तो 1909, 1919, 1935, 1947, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इनको याद रख लेना है, इजीली याद हो जाएगा। अब मैं क्वेश्चन आपके सामने ये रखता हूँ कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? यह किस अधिनियम के तहत की गई थी? ठीक है, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की, तो ये आपको बताना है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय कलकत्ता में कब स्थापना हुई? आपको ये बताना है कि भारतीयों की शिक्षा के लिए, भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का राशि कब, किस अधिनियम के तहत आवंटित की गई? ठीक है, 1 लाख रुपए की राशि जो है तो 1 साल में खर्च की जाने की बात की गई, ठीक है। फिर आपको तीसरा क्वेश्चन ये है कि कंपनी के व्यापार में, कंपनी के व्यापार में, कंपनी के व्यापार में, कंपनी के व्यापार, कंपनी के व्यापार का एकाधिकार, कंपनी के व्यापार का एकाधिकार
एकाधिकार पूर्णतः कब समाप्त हुआ, पूरी तरीके से कब समाप्त हो गया, ठीक है, पूर्णतः कब समाप्त हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन। चौथा यदि हम बात करें तो यहाँ पे आपको लिखना है कि वायसराय को अध्यादेश पारित करने का अधिकार कब दिया गया, अध्यादेश पारित करने का अधिकार कब दिया गया वायसराय को, ठीक है। यदि यहाँ से मैं बात करूँ आगे क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे आपको बताना है कि मार्ले मिंटो सुधार कब आया, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन आपको नोट करते रहना है, मार्ले मिंटो सुधार कब आया। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन ये रहेगा आपका कि किस अधिनियम के तहत, पांचवा क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन ये है कि किस अधिनियम के तहत भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया, ठीक है। अगला ये है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब आया, ठीक है। और अगला क्वेश्चन यहाँ से 8वां नंबर का है। ये सभी क्वेश्चन आप नोट करिए, और जहां से नहीं आ रहा है आपको तो जा करके यदि आपने नोट किया होगा तो वहां से आपको रिवीजन करना है। और इसके अलावा यदि हम और बात करें तो आपको यहाँ पे बताना है कि सांप्रदायिकता को सिख, ईसाई, हिंदू, आंग्ल, भारतीय और यूरोपियों तक किसमें बढ़ाया गया। क्योंकि मैंने बताया था कि जो सांप्रदायिकता है तो कई चरणों में आई, ठीक है। जैसे पहले, अब मैं उसको फिर बताऊंगा नहीं तो क्या मतलब है। पहले जब आई तो हिंदू और मुस्लिमों के बीच में की गई, फिर इसके बाद सिख, ईसाई और इसके अलावा आंग्ल, भारतीय और यूरोपियों के बीच में फैलाया गया, ठीक है। फिर इसके बाद जब और सांप्रदायिकता बढ़ाई गई तो इसके बाद फिर उसमें हिंदुओं के बीच में, दलितों के बीच में भी बांटने का प्रयास किया गया। और इसके बाद जब और सांप्रदायिकता आई तो दलितों के अलावा फिर इसके अलावा फिर महिलाओं तक भी सांप्रदायिकता फैलाने का प्रयास किया गया है, ठीक है। तो अलग अलग चरणों में सांप्रदायिकता को और बढ़ाने का प्रयास किया गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके बाद यदि हम आगे बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए 9 नंबर का रहेगा कि किस अधिनियम का भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने उस टाइम पे नहीं बताया था, तो आज हम देख लेंगे, इसे मैं बता दूंगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम। यहाँ पे इतने क्वेश्चन आपको करने हैं और आज का लेक्चर चालू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम यदि बात करें, यहाँ पे ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे कि हमें पढ़ना क्या है, संविधान, ठीक है। क्या पढ़ना है, संविधान। अब संविधान को पढ़ने से पहले हम कुछ छोटी छोटी चीजें और जान लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक शब्द लिखा है राज्य। क्या लिखा है, राज्य। अमूमन हम लोग राज्य कैसे समझते हैं, यूपी, एमपी, ठीक है, उत्तराखंड, झारखंड, इस तरीके से हम राज्य समझते हैं। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राज्य की परिभाषा ये नहीं होती है। राज्य की परिभाषा एक देश से होती है, कंट्री से होती है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो राज्य किसे कहते हैं, क्वेश्चन क्या है, राज्य किसे कहते हैं, ठीक है। राज्य किसे कहते हैं, तो राज्य किसे कहेंगे, जिस जगह पर एक बड़ा भूभाग होगा, ठीक है। क्या होगा, एक भूभाग होगा, जिस जगह पर जनसंख्या रहती होगी, ठीक है, जिस जगह पर जनसंख्या रहती होगी और जहां पर एक सरकार होगी। क्या होगी,
जहां एक सरकार होगी और जहां पर संप्रभुता होगी, ये 4 चीज होना चाहिए। जहां पर संप्रभुता होगी उसे क्या कहेंगे, राज्य कहेंगे, यानी देश की मान्यता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चारों चीजों का होना अनिवार्य है। यदि इन चारों में से एक भी चीज नहीं होगी तो राज्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया होगा इजली कि भूभाग होगा, जमीन होगी, भूमि होगी, जनसंख्या होगी, सरकार होगी। संप्रभुता के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो संप्रभुता का अर्थ होता है कि आंतरिक और बाह्य मामलों में, क्या आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने की क्षमता, क्या आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने की क्षमता। यदि किसी सरकार के पास, यदि किसी देश के सरकार के पास आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने की क्षमता है तो वो क्या होगा, राज्य होगा। क्या होगा, राज्य होगा। जैसे हम बात करें कि अभी की जो हमारी सरकार है भारत में, अभी आपको गेस करना है कि जो इंडिया की सरकार है, इंडिया जो है इस समय जो भारत है, क्या वो संप्रभु है, क्या वो संप्रभु है या नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन ये है, जब हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, जब ब्रिटेन के गुलाम थे, ठीक है, तो क्या उस समय भारत संप्रभु था। इंग्लैंड की गुलामी के टाइम, गुलामी के समय क्या भारत संप्रभु था। तो ये क्वेश्चन आपको देखना है, क्या अभी भारत संप्रभु है और क्या उस समय पर संप्रभु था। तो देखिए यहाँ पे समझते हैं आगे हम बात को। जैसे हम मान के चलिए कोई भी कार्य करना है तो क्या हमारी जो देश की सरकार है वो क्या उसके ऊपर किसी देश का प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है। जैसे मान के चलिए अभी यूक्रेन और रसिया का युद्ध हो रहा था, यदि हम और रसिया से हमने काफ़ी सारा तेल को इंपोर्ट किया, क्या किया, इंपोर्ट किया। यदि इस निर्णय पर भारत अमेरिका के दबाव में आकर के अपने निर्णय को बदल देता तो कहीं ना कहीं ये संप्रभुता पर भारत की चिन्ह था, प्रश्न चिन्ह था। ठीक है, यदि भारत ने अपने निर्णय को अडिग बनाए रहा और हमने रसिया से तेल खरीदा, मतलब हम संप्रभु हैं। क्या है, संप्रभु हैं। इस तरीके से संप्रभुता को आपको समझना है। जैसे मान के चलिए इस समय जो पाकिस्तान की हालत क्या है, पाकिस्तान की हालत क्या है, यदि चीन जो भी बोलेगा तो पाकिस्तान को करना पड़ेगा। क्या है, यदि चीन कुछ भी बोलेगा तो पाकिस्तान को करना पड़ता है। ठीक है, मतलब पाकिस्तान पूर्णतः संप्रभु नहीं है। ठीक है, वो देखने के लिए, बोलने के लिए बोला जाता है कि संप्रभु है, लेकिन इस तरीके से पूरी तरीके से हम संप्रभु नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझना है कि चाहे देश के आंतरिक मामले हों और चाहे देश के बाह्य मामले हों। ठीक है, तो वहां पर यदि हमें निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता है, हमें कोई बाहरी कंट्री प्रभावित नहीं कर पा रही है, तो हम क्या कहलाएंगे, संप्रभु कहलाएंगे। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखना है। आगे हम यहाँ पे देखते हैं राज्य व्यवस्था में, कि राज्य व्यवस्था में हमें क्या क्या देखनी है। राज्य व्यवस्था तो हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या देखना है, विधायिका और दूसरा कार्यपालिका, इसके 4 अंग हैं। तीसरा है न्यायपालिका और चौथा है मीडिया। ठीक है, इसके 4 पिलर हैं, 4 स्तंभ है राज्य व्यवस्था के। पहला क्या है, विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका और चौथा मीडिया। ठीक है, तो विधायिका क्या बनाते हैं, विधान, विधान यानी कानून, नियम। ठीक है, तो ये क्या बनाएगी, कानून बनाएगी, नियम बनाएगी। क्या बनाएगी, कानून बनाएगी। ये क्या बनाएगी, कानून बनाने का काम करेगी विधायिका। ठीक है, और कार्यपालिका क्या करेगी, कानूनों को लागू करने का काम करेगी। क्या करेगी, लागू करने का काम करेगी। यदि न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका क्या करेगी, जो कानून बने हैं तो उनकी जांच करेगी। क्या करेगी, जांच करेगी उनकी। ठीक है, क्या करेगी, जांच करेगी। ठीक है, कि क्या ये जो कानून है तो इससे देश की जनता को नुकसान है या फायदा है। ठीक है, तो इसका जांच कौन करेगी, न्यायपालिका करेगी। ठीक है, यदि हम आगे बात करें मीडिया की, तो मीडिया क्या करेगी, यदि कहीं पे कोई दिक्कत है तो वहां पे बात उठाने का प्रयास करेगी मीडिया। ठीक है, तो यदि पूछे कि राज्य व्यवस्था के किसी राज्य के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं, तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। आगे हम बात करें, देखिए
कि संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। ये प्रश्न है कि संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, यदि संविधान नहीं होता तो आज देश की स्थिति क्या होती, तानाशाही होता। ठीक है, बड़ी दिक्कत होती है। आज संविधान के माध्यम से क्या होता है, एक निश्चित बुक, एक निश्चित कानून की बुक, ठीक है, जिसमें हमें देश को चलाने की पूरी विधि विधान बताई गई है। ठीक है, कि कैसे कैसे देश को चलाना है, वो क्या है, संविधान है। क्या है, संविधान है। ठीक है, आप ऐसे समझिए कि नियम कानूनों की एक बुक है जिससे देश को अच्छी तरीके से चलाया जा सकता है। ठीक है, अब संविधान दो तरीके का होता है। कितने तरीके का, दो तरीके का। कितने तरीके का होता है, दो तरीके का। कौन कौन सा, लिखित और अलिखित, लिखित और अलिखित। ठीक है, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। तो लिखित संविधान के लिए संविधान सभा की क्या होती है, जरूरत पड़ती है। क्या होती है, लिखित संविधान के लिए संविधान सभा की जरूरत पड़ती है, लेकिन अलिखित संविधान के लिए संविधान सभा की जरूरत नहीं पड़ती। अलिखित संविधान के लिए संविधान सभा की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरा याद रखना है। अब आपको क्वेश्चन ये है कि क्या भारत का जो संविधान है तो क्या वो लिखित है या अलिखित है, और जो ब्रिटेन का संविधान है तो क्या वो लिखित है या अलिखित है। क्या अमेरिका का जो संविधान है वो लिखित है या अलिखित है, तो इसको आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, आगे देखते हैं हम यहाँ पे। आखिरकार हम बात करते हैं भारत के संविधान के बारे में, तो आपको पता चल ही जाएगा कि ये लिखित संविधान है। ठीक है, संविधान सभा की मांग क्यों की गई। ठीक है, संविधान सभा की मांग क्यों, संविधान की मांग क्यों नहीं की गई। हम लोगों ने क्या किया, उस समय पर जो हमारे लीडर्स थे तो उन्होंने संविधान सभा की मांग की। किसकी मांग की, सभा की मांग की। ठीक है, इसकी जगह में, सभा की जगह में संविधान की ही मांग कर लेते, क्योंकि ब्रिटेन के पास तो संविधान था उसका, उसी का संविधान ले लेते और उसी से देश चलाते अपना। लेकिन हमारे यहाँ के लीडर्स ने क्या किसकी मांग की, संविधान सभा की। आखिरकार क्यों ऐसा किया गया, तो संविधान सभा की मांग इसलिए की क्योंकि हमें किसकी जरूरत थी, लिखित संविधान की जरूरत थी। किसकी जरूरत थी, लिखित संविधान की जरूरत थी। ठीक है, अब नीचे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि लिखित संविधान की ही जरूरत क्यों थी, अलिखित संविधान से भी तो देश चल रहे हैं, आज ब्रिटेन चल ही रहा है तो हम भी चला लेते हैं, लेकिन हमें लिखित संविधान की ही जरूरत क्यों महसूस हुई, हमने लिखित संविधान के लिए संविधान सभा की मांग की। तो लिखित संविधान की जरूरत क्यों हुई, इसका रीजन ये है कि भारत में एक तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, तो सबके लिए एक ऐसी बुक किताब होनी ही चाहिए जिसमें सबको एक समान रूप से दर्शाया गया हो, पूरे विधि विधान दिए गए हो। ठीक है, और इसके अलावा इसमें क्या है, इसमें मुख्य कारण यह है कि लिखित संविधान बनेगा तो किसके माध्यम से बनेगा, संविधान सभा के माध्यम से बनेगा। किसके माध्यम से बनेगा, संविधान सभा के माध्यम से। और यदि संविधान सभा बनाएगी यदि संविधान सभा संविधान बनाएगी तो बहुत सारे लोग बैठेंगे, विचार विमर्श करेंगे, अत्यधिक मात्रा में क्या होगा, अत्यधिक से अत्यधिक तर्क वितर्क होगा। ठीक है, और वहां पे विचार विमर्श होने के बाद ही किसी कानून को संविधान में जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक हमारे पास अच्छा से अच्छा कानून, अच्छा से अच्छा संविधान हमारे पास बन करके तैयार होगा। तो इसलिए हमारे लोगों ने क्या किया, लिखित संविधान बनाने का निर्णय लिया। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करें कि संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने की, तो किसने की, एम.एन. रॉय ने। किसने की, एम.एन. रॉय ने की। किसने की, एम.एन. रॉय ने की। ठीक है, कब की, 1934 में की। कब की, 1934 में की। यदि हम यहाँ पे बात करें तो 1935 में हमारी कांग्रेस ने मांग की। किसने की, कांग्रेस ने मांग की। ठीक है, किसने मांग की, कांग्रेस ने ऑफिशियल रूप से 1935 में संविधान सभा की मांग की। ठीक है, यदि हम यहाँ पे 1938 में देखें तो पंडित जी ने, नेहरू जी ने, किसने मांग की, नेहरू जी ने क्या किया कि वयस्क मताधिकार की मांग की। किसकी मांग की, वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार की मांग की। किसने की, पंडित जी ने। और इन्होंने क्या बोला, और इन्होंने ये बोला कि जो संविधान सभा होगी तो उसमें कौन होंगे, भारतीय लोग होंगे। कौन होंगे, भारतीय लोग होंगे। कौन होंगे, भारतीय लोग होंगे। ठीक है,
मतलब अंग्रेज लोग नहीं संविधान बनाएंगे, भारत का संविधान भारत के लोग ही बनाएंगे, ये पंडित जी ने कहा। ठीक है, आगे देखिए यदि हम, तो 1940 आया। अब यहाँ पे हमारा वर्ल्ड वार सेकंड चालू हो चुका है 1939 में। तो 1940 जब आया तो अंग्रेजों को ये चीज महसूस हुई कि यार यदि हम लोग इनको संविधान सभा नहीं देंगे तो हमारे साथ ये सेना अपनी नहीं भेजेंगे। ठीक है, तो ये दिक्कत कर जाएगा। तो इस कारण से इन्होंने 1940 में, इसके पहले जब भी ये संविधान सभा की मांग कर रहे थे तो ये लोग, ब्रिटेन के लोग संविधान सभा देने के लिए तैयार नहीं थे, संविधान सभा का गठन करने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक है, लेकिन 1940 में वर्ल्ड वार सेकेंड के कारण इनको ये बात महसूस हुई कि हम जब तक इन्हें संविधान सभा का गठन नहीं करवाएंगे तो ये हमारे साथ इनके सैनिक नहीं भेजेंगे, भारत से लोगों को नहीं भेजेंगे, जिससे इनको बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। तो 1940 में इन्होंने क्या किया, जब अगस्त प्रस्ताव आया, क्या आया, अगस्त प्रस्ताव, क्या आया, अगस्त प्रस्ताव। तो अगस्त प्रस्ताव में इन्होंने संविधान सभा की बात मान ली। क्या मांग ली, संविधान सभा के लिए बात मान ली। क्या कर लिया, बात मान ली, किस लिए, संविधान सभा के गठन के लिए। ठीक है, बात मान ली। अब 1942 में क्या आता है, क्रिप्स मिशन आता है। क्या आता है, क्रिप्स मिशन। मैं इस तरफ इसको लिखता हूं, क्रिप्स मिशन आता है 1942 में। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि इधर जिन्ना जी होते हैं और इधर टू नेशन थ्योरी इस समय काफी चरम पर पहुंचने लगी थी। ठीक है, टू नेशन जो थ्योरी थी 1942 में जब क्रिप्स मिशन आया, कौन आया, क्रिप्स मिशन। ठीक है, तो यहां पर जब क्रिप्स मिशन आया तो क्रिप्स मिशन के साथ क्या हुआ कि जो जिन्ना जी थे तो उन्होंने क्या कहा कि 2 संविधान सभा का गठन किया जाए। कितनी, 2 संविधान सभा का, 2 संविधान सभा का गठन किया जाए, संविधान सभा का गठन किया जाए। ठीक है, और इस कारण से ये क्रिप्स मिशन फेल हो गया और वापस चला गया। क्या कर गया, वापस चला गया। ठीक है, इसके बाद यदि हम आगे बात करें यहाँ पे तो 1946 में, कब, 1946 में हमारा आता है कैबिनेट मिशन। कौन सा मिशन, कैबिनेट मिशन। कौन सा मिशन आता है, कैबिनेट मिशन आता है। अब ये कैबिनेट मिशन क्या करता है, कैबिनेट मिशन कब आया, 1946 में। कब आया, 1946 में कैबिनेट मिशन। अब ये कैबिनेट मिशन इसे क्यों कहा गया, क्योंकि जो ब्रिटिश संसद के जो कैबिनेट के लोग थे वहां से लोग उठ करके आए थे। ठीक है, तो जो कैबिनेट के लोग थे वो लोग आए थे इसमें, इसलिए इसे कैबिनेट मिशन कहा गया। समझ में आया। तो कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे, तो ये आपको बड़ा इजीली याद हो जाएगा। कंफ्यूजन होती है इसमें साथियों को इसके सदस्य याद करने में। तो देखिए मैं आपको एक यहाँ पे ट्रिक बता देता हूँ। क्या, LAC। क्या ट्रिक क्या होगी, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। आपको कमेंट में ये बताना है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किस किस देश के बीच में है। ऑप्शन मैं बता देता हूं, चीन और भारत के बीच में, कि पाकिस्तान और भारत के बीच में, या बांग्लादेश भारत के बीच में। ठीक है, तो ये आपको बताना है, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, यहां से आपको याद करना है। L से क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर। क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर। क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर। ए से क्या हो जाएगा, ए से क्या हो जाएगा, नहीं यहां से देखिए, एल से क्या हो जाएगा, पैंथिक लॉरेंस। क्या हो जाएगा, लॉरेंस हो जाएगा, पैंथिक लॉरेंस, पैंथिक लॉरेंस। और इस ए से हो जाएगा अलेक्जेंडर। क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर। और इससे क्या हो जाएगा, स्टेफोर्ड क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो ये आपको याद रखना। ठीक है, ये नाम आते हैं कि कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे। ठीक है, तो ये चीज भूलनी नहीं है आपको, LAC से याद हो जाएगा इजीली। ठीक है, तो ये यहाँ के सदस्य थे। अब कैबिनेट मिशन के तहत क्या किया गया ये आपको याद कर लेना है, अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स और पैंथिक लॉरेंस। मैं इस तरफ लिखता हूं, इसे आप लिख लीजिएगा, अलेक्जेंडर यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैबिनेट मिशन जब आया तो इसके तहत क्या किया गया, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। किसका गठन किया गया, संविधान सभा का।
और उस संविधान सभा में कितने सदस्य चुने गए? 389 389 सदस्य चुने गए। कितने सदस्य चुने गए? 389 सदस्य चुने गए। ठीक है। कैबिनेट मिशन, यहां से अलेक्जेंडर लिखा है। क्या लिखा है? अलेक्जेंडर, लिख लीजिएगा अलेक्जेंडर। तो 1946 में कैबिनेट मिशन, कौन सा मिशन? कैबिनेट मिशन। ठीक है, 1946 में कैबिनेट मिशन। तो इसमें सदस्य हमने बताए, एलएसी से याद करना है। अब इसमें जो संविधान सभा का गठन किया गया तो इसमें कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। ठीक है। अब 389 सदस्यों में 296, कितने सदस्य? 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से थे। कहां से थे? ब्रिटिश प्रांतों में। और 93 सदस्य नहीं लिखते हैं, बस 93 क्या थे? देसी रियासतों से। किससे? देसी रियासतों से। और ये जो थे तो ये ब्रिटिश प्रांतों से। ठीक है। अब यहां पे भी यदि हम आगे बात करें तो ये जो 296 थे इनमें से 292, कितने? 292 वायसराय या तो गवर्नर जनरल के कंट्रोल में थे, और 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे। चीफ कमिश्नरी प्रांत थे। क्या थे? चीफ कमिश्नरी प्रांत थे। ठीक है। तो ये चीफ कमिश्नरी प्रांत क्या होता है, मैं इसके बारे में समझा देता हूं। वायसराय से तो समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये जो 292 सदस्य थे ये ऐसी जगहों से आए थे जहां पर वायसराय का डायरेक्ट हस्तक्षेप होता है, वायसराय का डायरेक्ट शासन यहाँ पे चलता है। ठीक है। लेकिन ये जो 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे, जो ये 4 चीफ कमिश्नरी प्रांतों से सदस्य आए थे, इनमें वायसराय का डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं होता है। क्या होता है? इनमें डायरेक्ट वायसराय का हस्तक्षेप नहीं होता है। और ये अपेक्षाकृत छोटे थे, क्षेत्र में क्या होते थे? ये छोटे होते थे। ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें